पास नोट्स पहुंच गए। तो ऐसा स्टूडेंट तो नहीं था। राजेश जी जी सर। अपना माइक बंद कर ले बेटा। अच्छा सर। ऊपर से आवाज आ रही है, माइक बंद कर। तो ठीक है अगर सर। किसी बच्चे के पास सही है। नहीं पहुंचे हैं, अभी नहीं हुआ, अब बंद हो गया, ठीक है। अब आपका माइक बंद हो गया। अगर कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अपनी जगह बंद करके पूछ सकते हैं। हमारी आवाज सबके पास क्लियर पहुंच रही है? इस समय गला हमारा कुछ बैठा हुआ है, खराब है, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी यस सर। मोमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने जो आज नोट्स भेजे थे, देखिए पहला हमने पॉइंट भेजा था कि चौसर इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज। ये ध्यान रखिएगा, चौसर को मिडिल एज का रिप्रेजेंटेटिव पोइट कहा जाता है। जैसे पोप को 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, टेनीसन को विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सिमिलरली चौसर इज रिगार्डेड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज। ओके। दूसरा हमारा पॉइंट है, एक क्रिटिक है जिनका नाम है बेंटिक स्मिथ। इनको फुल नेम इनका नहीं मेंशन किया गया। हेलो सर। अनदर स्मिथ। हाँ जी, सर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, अभी समझा रहे हैं। बेंटिक जो होते हैं, बेंटिक स्मिथ, इनको केवल स्मिथ कहते हैं। हैज ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया, यानी इन्होंने एक कोटेशन दिया है कि चौसर का जो वर्क है, द प्रोलाग टू द कैंटरबरी टेल्स, तो इन्होंने कहा है कि द प्रोलाग इज ए पिक्चर गैलरी। प्रोलाग जो है वो एक पिक्चर गैलरी है। क्यों कहा? बिकॉज इन दिस वर्क चासर हैज डिस्क्राइब्ड, he has presented different characters of different classes of society। ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन को हम रोक के प्रेम सागर जी का आंसर दे रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव किसे बोलते हैं। देखो, एक होता है प्रेजेंट, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है प्रेजेंट, और जो चीज पहले से प्रेजेंट हो, जो चीज पहले से प्रेजेंट हो, जब उसको हम फिर से प्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट होगा, हाँ। फिर से प्रेजेंट होगा। तो चौसर इज रिगार्डेड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज। इट्स मेन रीजन इज दिस, इसका कारण ये है कि चौसर की एज में जो भी चीजें थी, उस समय के बहादुर लोग कैसे थे, डॉक्टर कैसे थे, उस समय के स्कॉलर्स कैसे थे, ठीक है। तो उन सब को इन्होंने अपने वर्क में रिप्रेजेंट किया। जो उस समय प्रेजेंट थे उनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया। दैट्स व्हाई चौसर इज रिगार्डेड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज। प्रेम सागर जी क्लियर होगा? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आवाज हमारी क्लियर पहुंच रही होगी। ये एक नया स्टूडेंट जुड़े, विनीत तिवारी, आवाज पहुंच रही बेटा हमारी? विनीत आवाज पहुंच रही है? विनीत तिवारी, माइक ऑफ है। चलो, आपके पास शायद नोट्स नहीं होंगे विनीत, आपके पास। विनीत आपके पास नोट्स है बेटा? हेलो विनीत। चलो नहीं आवाज पहुंच रही, हम भेज दे रहे हैं आपके पास, हमने नोट्स भेज दिए सारे, ठीक है। सारे नोट्स पहुंच गए, इनको ओपन कर लीजिए और पढ़ना शुरू करें। अब अगला एक कोटेशन हमारा है, ये कोटेशन विलियम ब्लेक ने दिया है। विलियम ब्लेक से आप लोग परिचित हैं। विलियम ब्लेक ने एक कोटेशन दिया है। इन्होंने कहा कि एज न्यूटन नंबर द स्टार्स, जैसे न्यूटन ने सितारों को नंबरिंग को गिना, एंड लिनेस नंबर द प्लेनेट्स, और लिनेस ने प्लेनेट को गिना। सो चौसर नंबर द क्लासेस ऑफ मैन, चासर ने जो है मैन के क्लास को गिना। ये ध्यान रखें, ये कोटेशन विलियम ब्लेक ने। देखिए, many critics have given different quotations related to Chaucer as well as the work of Chaucer. It is not possible for all the students to memorize all the quotations and all the critics who have given the quotations. Okay? तो हमें क्या करना है? हमें जो मेन है उनको ध्यान रखना है। और गौरव, अच्छा एक मिनट,
एक मिनट बेटा। अरे मिन्ना, हाँ तो देखिएगा, ये संभव नहीं है कि आप सारे क्रिटिक्स को कर सकें, ठीक है। तो आई हैव मेंशन्ड ओनली फ्यू क्रिटिक्स व्हिच आई कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए, एक कोटेशन हमारा आता है ड्राइडेन का, कि ड्राइडेन फाउंड इन चासर्स कैरेक्टर गॉड्स प्लेंटी। ये बहुत ही फेमस और कोटेशन है कि गॉड्स प्लेंटी, चासर के जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए ड्राइडेन ने कहा है कि वो गॉड्स प्लेंटी। ठीक है, वॉइस हमारी क्लियर अगर ना पहुंचे बता देना। एक क्रिटिक हमारे हैं जी के चेस्टरटन। इन्होंने कहा है कि चौसर इज अ ह्यूमोरिस्ट इन ग्रेट स्टाइल। चौसर एक ग्रेट स्टाइल के ह्यूमोरिस्ट है। एक क्रिटिक है मेसफील्ड, एक कॉल्स हिम, ये उसे कॉल करते चौसर को, कि अ ग्रेट रेनेसेंस जेंटलमैन, कि वो एक महान रेनेसेंस जेंटलमैन है। मॉकिंग एट मिडिल एज, जो मिडिल एज की मजाक बनाते हैं, मिडिल एज पर जिन्होंने मजाक। ये कुछ कोटेशंस हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चासर। चासर के कुछ वर्क्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने इसलिए भेज दिए थे ताकि जल्दी जल्दी निपट जाए, क्योंकि अगर यहाँ बैठ के लिखाते तो आई थिंक वी विल गेट ए लॉट ऑफ टाइम, ओके। तो आप कल अर्चना पूछ रही थी कि विच इज द फर्स्ट वर्क ऑफ चासर। तो ध्यान रखिएगा, इनका पहला वर्क है द बुक ऑफ द डचेस। इनका फर्स्ट वर्क क्या है? ये निकाल लीजिएगा, वर्क्स ऑफ चासर। लेकिन आप भी नोट कर लेना, ये हमने नोट्स आपके पास भेजे हैं, उनको व्हाट्सएप पे खोल लो, सारे नोट्स आपके पास हैं, उनको पढ़ना शुरू करो। तो द बुक ऑफ द डचेस, दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ चासर। इसकी डेट है 1369, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। वैसे तो ये बहुत लंबे लंबे वर्क हैं, सब तैयार भी नहीं कर सकते इतने कम समय में, फिर भी जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हमने लिखा है कि इट इज द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ चासर। ये चासर का सबसे पहला मेजर वर्क है, एक बड़ा वर्क है चासर, ठीक है। ये एक इलेजी है, ध्यान रखिए, इट इज एन इलेजी, और इसमें दो क्वालिटी है। दिस इज इलेजी एंड टुगेदर इट इज आल्सो कॉल्ड एलिगोरी। ये एलिगोरी भी है और इलेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि किसकी डेथ पे लिखी है, तो इट इज एन इलेजी रिटन फॉर ब्लेंच ऑफ लेसेस लैंकेस्टर। ये ब्लेंच ऑफ सॉरी लैंकेस्टर, इनकी डेथ पे लिखी थी इन्होंने, और इट वाज रिटन इन 1368 एंड आफ्टर 1 year इट वाज पब्लिश्ड, ओके। ये 1368 में लिखी गई थी और 1369 में ये पब्लिश हुई। इट इज ऑल्सो नोन, सर ये कोई राइटर थे क्या सर? ये राइटर नहीं थे, ये एक प्रकार के लॉर्ड थे, लॉर्ड, ये लैंकेस्टर के लॉर्ड थे, ठीक है। और इन्होंने, हाँ ये सही है, इन्होंने कुछ लिखा भी है, ठीक है। ये राइटर हैं, राइटर भी हैं लेकिन लॉर्ड भी हैं। जैसे किंग आपके थे, किंग उनका नाम था किंग जेम्स, जेम्स करके था, तो उन्होंने, वो किंग भी थे और उन्होंने लिखा भी था काफी कुछ। तो इट इज ऑल्सो नोन, इसको हम द बुक ऑफ द डचेस को एक और नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिए,
इट इज ऑल्सो नोन एज द डेथ ऑफ ब्लेंच, इसको डेथ ऑफ ब्लेंच के नाम से भी जानते हैं। स्पेलिंग इसकी अलग अलग है, कुछ जगह BLANCHE होगा, कुछ जगह BLAUNCH, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई भी स्पेलिंग हो, स्पेलिंग पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूछा जा सकता है इसका सेकंड नेम क्या है, या इट इज ए विलेज, ये एक विलेज है, एंड ऑन हुज डेथ इट वाज रिटन, और किसकी डेथ पर इसको लिखा गया था, बस ये पूछा जा सकता है। ये ये जो है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेक्स और एल्साइन, इस सेक्स और एल्साइन की कहानी बताता है। ये लवर और बेलोवेड है, इनकी कहानी इसमें चलती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमने लास्ट में लिखा ही दिया, इट इज एन एलिगोरी, ये एक प्रकार की एलिगोरी है। ओके, अब हम सेकंड वर्क इनका ले रहे हैं, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। हेलो सर। आपको थोड़ा सा, हाँ जी, सर थोड़ा सा एलेगरी बता दीजिए क्या होता है। अच्छा ठीक है। एलिगोरी क्या होता है, देखिए, एलिगोरी इट इज अ लिटरेरी डिवाइस। एलिगोरी एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें दो मीनिंग होते हैं, एक सरफेस पे होता है, एक बॉटम पे होता है। यानी सरफेस पे द स्टोरी which runs on the surface that is different from the meaning which is found in the depth of the work। जो कोई वर्क है, अगर उसमें दो मीनिंग हो, एक सतह पर हो, एक बॉटम में हो, तली पे हो, तो उसको एलिगोरी बोलते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, जो भी आपने शायद एक बीए सेकेंड ईयर में एक नॉवेल है जॉर्ज ओलिवेल का, जनरल इंग्लिश में, एनिमल फार्म, पढ़ा किसी ने? जुबीन पढ़ा बेटा एनिमल फार्म? तो if you read this novel, you will realize that it is only the story कगरज में लीडर, ठीक है, वो क्रांति को डिस्क्राइब करती है, उस रिवॉल्यूशन को डिस्क्राइब करती है। तो सरफेस पर एनिमल की कहानी है और डेप्थ में रशियन रिवॉल्यूशन, तो दैट्स व्हाई दिस नॉवेल इज कॉल्ड एलिगोरी। जुबिन क्लियर हो गया बेटा? सर थैंक यू। इसे समझ लो। एलिगोरी में दो मीनिंग होते हैं, एक सरफेस पे चलता, एक डेप्थ पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। Now we discuss about the second work of Chaucer, that is Troilus and Cressida। ट्रायलस और क्रेसिडा की पूरी कहानी हमने आपको जब टीजीटी का बैच पढ़ा रहे थे, तो शेक्सपियर का जो प्ले था ट्रायलस एंड क्रेसिडा, शेक्सपियर ने भी एक प्ले लिखा है, ध्यान रखिएगा, तो हमने आपको पूरा पढ़ाया। ट्रायलस क्रेसिडा फिर भी आपको हल्का सा आइडिया दे दो कि ट्रायलस क्रेसिडा क्या है। देखिए, ये एक प्रकार का रोमांटिक पोएम है, एक लव स्टोरी है ट्रायलस और क्रेसिडा की। ट्रायलस जो होता है, ही इज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय, और क्रेसिडा जो होती है, वो ट्रॉय की ही एक लेडी होती है, उसके जो फादर होते हैं वो प्रीस्ट टाइप के होते हैं, उसकी डॉटर होती है। इन दोनों का लव अफेयर दिखाया गया। एंड द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम इज ट्रोजन वार। इस पोएम की बैकग्राउंड ट्रोजन वार है। ट्रॉय के बारे में हमने बताया था, ट्रोजन वार के बारे में, कि ट्रॉय का युद्ध 10 साल चला था, एंड द मेन काज ऑफ दिस बैटल वाज हेलन। के राजा कौन थे? प्रियम। प्रियम का ही लड़का था ट्रायलस। तो ट्रायलस और क्रेसिडा की लव स्टोरी दिखाई है। इसी पोइम पर शेक्सपियर का प्ले ट्रायलस एंड क्रेसिडा आधारित है। ध्यान रहेगा, तो इसमें ज्यादा हमने नहीं लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिखा है।
पहला तो ये लिखी गई है 1380 और 1383 के बीच लिखी गई, हालांकि कुछ जगह इसकी एग्जैक्ट डेट 1381 मानी, लेकिन 1381 हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट कहना दावे से बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज बिलीव्ड दैट परहैप्स it was written between 1380 to 1383। तो कुछ राइटर्स, कुछ क्रिटिक्स ने सोचा कि 18 और 83, 80 और 83 के बीच की दोनों लिखी बच्चे थे। एक ऐसा वर्क है, इट इज एन एपिक पोएम, ये एपिक पोएम है, और इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द लवर्स। ये जो दो लवर्स हैं उनकी ट्रेजिक कहानी बताती है। कौन लवर है? ट्रोइलस और क्रेसिडा। ट्रोइलस कौन है? ये प्रियम का लड़का है, प्रिंस है कहाँ का? ट्रॉय का। और क्रेसिडा इससे लव करता है। फिर क्रेसिडा जो है वो ग्रीक कैंप में चली जाती है, और चासर ने इसमें शो करने की कोशिश की है कि जो क्रेसिडा है शी इज अ फेथलेस गर्ल। जो है ग्रीक कैंप में पहुंच जाते हैं, फिर वो वहां के एक सेनापति को कैद कर लेते हैं, फिर वो एक्सचेंज करते हैं, इस तरह से कहानी। तो इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लवर्स, ये लवर्स की ट्रेजिक कहानी बताती है ट्रोइलस और क्रेसिडा की, और सेट इन द बैटल ऑफ ट्रॉय, ये ट्रॉय की बैकग्राउंड में सेट किया। देखिए बैटल ऑफ ट्रॉय, ये ध्यान ये ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट इंग्लिश बुक कौन सी जो इंग्लिश में प्रिंट हुई, तो वो भी यही है, बैटल ऑफ ट्रॉय। अब ये लिखा किस में गया था? इट इज रिटन इन राइन रॉयल स्टेंजा है, ये इसमें लिखा गया था। ये चासर की देन है, ये हमने आपको स्टेंजा पैटर्न उसमें लिखा है सारे लिटरेरी टर्म्स में, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिए। और जिन बच्चों के पास, हाँ कुछ नए बच्चे हैं, तो ऐसा करेंगे कल हम लिटरेरी टर्म्स जितने भी हम लिखा चुके हैं वो आपके पास हम सेंड कर देंगे, उनको पढ़ लीजिएगा, जो दिक्कत है हमसे पूछिए। ओके, अब हम नेक्स्ट वर्क ले रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ हाउस। ये ध्यान रखिए, इसके दो नेम है, ये पार्लियामेंट ऑफ हाउस से ओल्ड नेम है, ध्यान रखिए। इसमें FOULES स्पेल, फिर इसमें हमने लिखा मॉडर्नाइज, इसको मॉडर्नाइज किया गया, तब इसका दूसरा नाम रखा गया पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, तब इसकी स्पेलिंग हो गई है FOWLS। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश भी बोलते हैं, या ब्रिटिश ब्रिटिश हेलो भी सर, बोलते हैं। हाँ जी, तो इसकी स्पेलिंग बाद में क्या हुई है? FOWLS। हाँ LS, ठीक है, हमने नोट करा दी, देखो उसमें नोट होगी, नोट्स में आपके पास है बेटा, है नहीं? यस सर। हाँ जी। और इसका एक नाम और भी है, ध्यान रखिएगा, इसको हम पार्लियामेंट ऑफ ब्राइडेस भी बोलते हैं। ब्राइडेस का मतलब होता है बर्ड्स, चिड़ियाएं, या ये भी कह सकते हैं पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि फाउल माने भी चिड़िया होता है, ठीक है। ये बहुत लेंथी वर्क है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली देयर आर 700 लाइन्स इन दिस वर्क। इस वर्क में कम से कम 700 लाइन्स, कम से कम, अप्रोक्सीमेटली है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि चासर के किसी भी वर्क के बारे में करेक्ट कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब चासर थे उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कुछ थी नहीं, वो तो स्टार्ट हुई है ना, जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया 1457 के आस, सॉरी 1475 के आसपास ये वर्क करना स्टार्ट किया इसने। फिर इसके बाद हम लेते हैं ये किस तरह का वर्क है, तो द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम विजन। चासर के मोस्टली जो वर्क हैं वो ड्रीम विजन, जिसमें इन्होंने कोई विजन देखा कि ऐसा होना चाहिए, पार्लियामेंट ऐसी होनी चाहिए,
या हमारा फ्यूचर ऐसा, मतलब ड्रीम टाइप के, ड्रीम एलोगोरी टाइप का। तो द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम विजन, इसकी फॉर्म एक ड्रीम विजन है। ये रन रॉयल वो स्ट्रेंजा फॉर्म है इसकी। और ध्यान रखिएगा, एक इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इट कंटेन्स द रेफरेंस ऑफ वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे जो हमारा पड़ता है 14 फरवरी को, उसका जिक्र इस वर्क में है। द पोइम बिगिंस विद द नरेटर, ये पोइम स्टार्ट होती एक नरेटर से। नरेटर एक रीडिंग कर रहा है, ये वर्क भी ये पूछ लिया जाता है। सिसेरो एक राइटर हुए, उनका एक वर्क है सोमनियम सिपियोनिस, ठीक है, सोमनियम सिपियोनिस। इस वर्क को जब पोइम स्टार्ट होती है तो नरेटर इसी वर्क को पढ़ता है और इसी वर्क को पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है। फिर वो एक विजन देखता है, फिर विजन में पूरा पोइम हो जाता है। क्लियर हो? अब अगला हमारा आता है द हाउस ऑफ फेम। ये भी हमारा विजन ही एक था। द हाउस ऑफ फेम इज ओवर 2005 लाइन्स लॉन्ग, ये लगभग 2005 लाइन से भी ऊपर की है। और ये हाउस ऑफ फेम, इसकी 3 बुक है। ध्यान, इट इज इन 3 बुक्स, ये 3 किताबों में वर्क है। एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम विजन, इसका भी ड्रीम विजन होता है। इट वाज कंपोज्ड इन आफ्रो-स्लेविक कपलेट, ये आफ्रो-स्लेविक कपलेट में लिखा गया। ध्यान रखिएगा, आफ्रो-स्लेविक है। आफ्रो-स्लेविक समझ गए? आफ्रो-स्लेविक समझ गए? जी सर, समझ गए। समझ गए क्या होता है? सर 8 लाइन स्टैंजा। 8 लाइन्स स्ट्रेंजा, भाई ये नहीं चाहिए, ये कहाँ करेक्ट होता है? सर जुबिन क्या होता है फिर? ये करेक्ट नहीं है। और बताएं हमें कोई बच्चे आफ्रो-स्लेविक, स्लेविक, आफ्रो-स्लेविक कोई पता है किसी को? नहीं सर जिसमें 8 फ्लेबल हों। जिसमें 8 हमारे, हाँ चलिए सही है, आफ्रो-स्लेविक, 8 स्लेविक, बिल्कुल सही आपका है। देखिए आपको हम बता दें, जुबिन समझ लीजिएगा, एक चीज होता है स्लेबल। स्लेबल हमने आपको मीटर पढ़ाए थे, स्लेबल क्या होता है। चूंकि आप बहुत लेट जुड़े बेटा, इसलिए काफी चीजें आपकी छूट गई। और ये आपका जैसे ये जीआईसी का बैच खत्म होगा 19 को एग्जाम के बाद, फिर इसी बैच को हम एलटी के बैच में कन्वर्ट करेंगे, एलटी में ये चलाएंगे। फिर जो भी हमारा जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो हम सब शुरू से कराएंगे, क्योंकि एलटी में हमें समय बहुत मिलेगा। फिर हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में देखेंगे, जिनका जो छूटा होगा वो भी कंप्लीट कराएंगे। अभी तो हमें जल्दी जल्दी करना है, ये 19 वाला पेपर पहले देखें, ठीक है। देखिए स्लेबल क्या होता है, आपको मालूम है, स्लेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड, एक शब्द का एक हिस्सा होता है स्लेबल, जिसे एक बार में बिना रुके बोला जा सकता है। जैसे हम आपसे कहें कि ब्यूटीफुल कहिए, तो ब्यूटीफुल जब आप बोलेंगे तो 2 बार आपको रुकना पड़ेगा, ब्यूटीफुल। तो 3 सिलेबल हो गए इसमें, ब्यूटीफुल कितने हो गए? 3 सिलेबल, ठीक है। तो ये आपको सिलेबल है, यानी 8 सिलेबल है इसमें। और कपलेट है, कपलेट होता है 2 लाइन, जिसको बोलते हैं दोहा, जिसको क्या बोलते हैं? दोहा। तो ये कपलेट के सिलेबल है आपको सिलेबल, यानी 8 सिलेबल। इज दैट क्लियर? ये हम आपको डिटेल में समझा देंगे इस पेपर के बाद, पेंटामीटर वगैरह सब एक बार फिर से समझा देंगे, तब ये चीजें समझ में आएंगी आपको। अब देखिए जो इसमें पोइम स्टार्ट होती है, यानी पहली बुक, 3 बुक है ना, पहली बुक जो स्टार्ट होती है, द पोइम बिगिंस विद द नाइट ऑफ द 10th ऑफ दिसंबर। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो किस मंथ से स्टार्ट होती है, तो वो दिसंबर मंथ से स्टार्ट होती है, 10th दिसंबर की नाइट से पोइम स्टार्ट। ये पोइम जो है, हमने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द लिटरेरी करियर ऑफ चासर पास थ्रू 3 फेजेस, 3 फेजेस से होकर के गुजरा। पहला है फ्रेंच पीरियड, दूसरा इटालियन पीरियड, तीसरा इंग्लिश पीरियड। तो ये हमारा क्या है, दिस पोइम मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ चासर्स इटालियन इन्फ्लुएंस। ये जो पोइम है, ये इटालियन पीरियड का
जो इन्फ्लुएंस है उसकी बिगिनिंग को दिखाता है। ये भी क्रम ध्यान रखिएगा, पहला पीरियड है फ्रेंच पीरियड, दूसरा है इटालियन आई, और तीसरा है इंग्लिश पीरियड। FIE, ये ध्यान रखिएगा, FIE फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। इसकी डेट है हमारी 1384। फिर ये लास्ट वर्क जो हमने भेजा उसको पढ़ाते हैं। इसके बाद चौसर की कुछ लाइन्स हैं वो हम आपको अभी पढ़ाएंगे, जो भेज नहीं पाए थे आज दिन में वो अभी भेज देंगे, और कोशिश करेंगे आज चौसर हम कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं इनका नेक्स्ट वर्क, द लीजेंड वुड बी में। ये इनका बहुत फेमस वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। ये इन्होंने 1384 और 1385 के बीच में आसपास में लिखा। ये भी हमारा ड्रीम विजन है, ये भी कैसा है, ड्रीम विजन। इट इज अ पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन। ठीक है, फिर क्या है, इट इज द थर्ड लॉन्गेस्ट वर्क ऑफ चासर। ये चासर का थर्ड लॉन्गेस्ट वर्क है। पहला कौन सा, कैंटरबरी टेल्स, दूसरा ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, उसके बाद तीसरा वर्क द प्रोलॉग। इसमें भी एक प्रोलॉग है, द लीजेंड ऑफ वुड। तो जो प्रोलॉग है वो डिस्क्राइब करती है कि हाउ चासर इज रिप्रिमेंडेड बाय द गॉड ऑफ लव एंड हिज क्वीन एल्सिंज। कि चासर की डांट फटकार पड़ी, किस वजह से, वो भी समझिए। किसने डांटा, गॉड ऑफ लव ने डांटा, और उन गॉड ऑफ लव की जो क्वीन है जिनका नाम है एल्सेंज, इन्होंने डांटा था। किस लिए, फॉर हिज वर्क, इनके कुछ वर्क के लिए, स्पेशली ट्वाइलेट एंड क्रेसिडा, क्योंकि इसमें इन्होंने क्रेसिडा को एक फेथलेस लेडी के रूप में प्रेजेंट। तो अब इन्होंने इसी डांट फटकार को हटाने के लिए इन्होंने वुड वीमेन की लीजेंड ऑफ वुड वीमेन लिखी। इसमें इन्होंने लगभग 19 वीमेन का डिस्क्रिप्शन किया, लगभग 19 स्त्रियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया। ठीक है, द पोएट रिकाउंट्स 10 स्टोरीज। इसमें, हाँ जी सर सर ये वाला जो पॉइंट है कि जो इनको डाटा है कि सर ये एक हाँ, इमेजिनरी इमेजिनरी पॉइंट है ना सर? गॉड कहाँ आ सकते डांटने के लिए, और गॉड अगर वही आएंगे सर। तो हम लोग पकड़ लेंगे, उन्हें साथ ही चले चले, छोड़ेंगे क्यों। तो द पोएट रिकाउंट्स 10 स्टोरीज। इसमें 10 कहानियों का वर्णन है। आप वर्चुअस वीमेन, उन स्त्रियों की 10 कहानियां हैं जो बहुत ही वर्चुअस लेडी रही। हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। राजेश जी आवाज क्लियर आ रही, देखो। हेलो राजेश जी, आवाज आ रही क्लियर बेटा? जी सर, सर अब आ रही सर, बार बार लेफ्ट हो जाते हैं सर। ये आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आप कहाँ, बीसलपुर में कहीं बाहर गांव में है? राजेश जी, कैन यू हेयर मी? नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। देखिए, सब हाँ बच्चों सर। को बता दें, अगर आपको राजेश जी अगर नेटवर्क की जी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने घर में जहाँ पे भी आप बैठे हैं जी तो थोड़ा प्लेस चेंज करके देखो, क्योंकि घर जी में हर जगह पे अच्छे सिग्नल नहीं आते, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ अच्छे सिग्नल आते हैं। तो जहाँ बैठ के देखिए जहाँ कम डिस्कनेक्ट हो, जहाँ वॉइस आज क्लियर हो, पहली बार, ठीक है, वहां पे बैठिए। ओके, आज पहली बार प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा चेंज करके देखिए। ओके बेटा, चलिए अब हम चलते हैं आगे। जी सर। तो इसमें क्या है, द पोएट रिकाउंट्स 10 स्टोरीज। कवि जो है वो 10 स्टोरीज इसमें डिस्क्राइब करता है। एक कहानियां किसकी है, वर्चुअस वीमेन, जो बहुत ही गुणवानी स्त्रियां हैं, उनकी एक कहानी है। और राजेश जी माइक बेटा बंद कर लेना। इन 9 सेक्शंस, और ये 9 सेक्शन में डिस्क्राइब। राजेश जी हमारी आवाज पहुंच रही हो तो माइक बंद कर ले बेटा, शोर हो रहा, डिस्टरबेंस हो रहा। जी सर, कट कट के आ रही, कट कट के आ रही सर आवाज। कोई बात नहीं, आप माइक बंद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो इसके 9 सेक्शन हैं और ध्यान रखिएगा कि इस वर्क में इन्होंने क्लोपेट्रा का भी जिक्र किया। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्लोपेट्रा का जिक्र किया है, ल्यूक्रेजिया का जिक्र किया है और डिडो का जिक्र किया। डिडो वो हमने बताया था एनीस की जो फैमिली, ये 3 लेडीज का हमने मेन बताया। वैसे और भी कई स्त्रियों का इन्होंने इसमें जिक्र किया। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं और खास तौर से इसमें क्लेपेट्रा को ज्यादा पूछा जाता है। 19 वीमेन का डिस्क्रिप्शन है, लगभग 19 स्त्रियों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। 10 कहानियां हैं, 9 इसके सेक्शन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो अगला वर्क इनका था कैंटरबरी टेल्स, ये हमने आप लोगों को कल समझा दिया। कैंटरबरी टेल्स के बारे में हमने काफी कुछ बता दिया था। अब कैंटरबरी टेल्स के कुछ पॉइंट्स जो कल कंफर्म करने